Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is our lab 4 of OOP and I am your instructor Khurram Shehzad, and the lab contents are, first of all, in lab 4 we will study about arrays, and in arrays we will see the one dimensional arrays and two dimensional arrays and using C++, and after arrays we will see the references, pointers and functions, and in function we will see the call by value and call by references, and at the last we will see the C++ strings. So these are our today topics, and let's start. स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अरे को स्टार्ट करते हैं. अरे क्या होती हैं? डिफिनेशन स्ट्रक्चर डेटा टाइप विद फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप है जिसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं. एलिमेंट ऑफ एन अरे आर आल्सो कॉल कंपोनेंट ऑफ अरे. जो एलिमेंट ऑफ अरे होते हैं वो कंपोनेंट ऑफ अरे भी कहलाते हैं. एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट इज द टाइप इज ऑफ अ सेम टाइप. उस एक अरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेम टाइप इंट किया तो उनमें सारे एलिमेंट इंटीजर के होंगे. अगर अरे आपकी एक कैरेक्टर की है तो उसमें सारे एलिमेंट कैरेक्टर के होंगे. अगर आपके पास एक अरे अगर स्ट्रिंग किया तो उसमें सारे एलिमेंट स्ट्रिंग के होंगे. इट्स मीन अरे जो होती है सेम टाइप डेटा टाइप है. एलिमेंट्स आर एक्सेस यूजिंग देयर रिलेटिव पोजीशंस इन द अरे. जो एलिमेंट होते हैं वो अरे में रिलेटिव पोजीशन के थ्रू ही एक्सेस किए जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे अरे की. ये आपके पास इंट ए और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये वाली, और उसके अंदर साइज लिखा हुआ है. ये बेसिकली एन अरे ऑफ 10 इंटीजर्स है और जिनका इंडेक्स 0 से लेकर 9 तक है. हमेशा जब आपने अरे डिक्लेयर करनी है तो सबसे पहले इसका क्या आएगा? सबसे पहले इसका टाइप आएगी, फिर नेम आएगा, फिर साइज आएगा. ऐसे ही दूसरे नंबर पे आपको एक कैरेक्टर की रही है जिसका नाम एम है और उसका साइज़ कितना है? 20 है. ये इसका साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. द एन अरे ऑफ 20 कैरेक्टर्स. ऐसे ही हमारे पास फ्लोट एक नंबर है जिसका साइज़ 50. एन अरे ऑफ 50 फ्लोटिंग नंबर फ्रॉम इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से लेकर 49 तक. इंट सी, ये हमारे पास एक और अरे है जिसका साइज़ जो है हमने नहीं गिवन दिया. अरे ऑफ अननोन नंबर ऑफ इंटीजर C1 से लेकर साइज -1. जो हम रन टाइम पे इसको साइज या इसको हम आगे वैल्यूज देंगे तो उसके बेस पे इसका साइज जो है वो उस पे ऊपर डिपेंड करेगा. ऐसे ही लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास एक 2 डायमेंशनल अरे है जिसका नाम हमने टेबल रखा है और इसका साइज हमने क्या दिया है? 5 और 10. स्टूडेंट, जब आपके पास 2D अरे होगी तो आपने ऐसे ही 2 सर्कुलर ब्रैकेट 4 आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स और फर्स्ट 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान जो होगी वो रो को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड जो है वो कॉलम को. इस मीन ये जो टेबल है इसमें 5 रोज़ हैं और 10 कॉलम हैं. 5 रोज़ एंड 10 कॉलम टू डायमेंशनल अरे ऑफ इंटीजर्स की एग्जांपल है ये. स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम ये है कि हमने एक अरे डिक्लेयर की अपने C++ में M10J और हमने स्टोर 7 नंबर इन अरे. हमने इसके 7 नंबर तक 0 से लेकर 6 इंडेक्स तक हमने वैल्यू स्टोर की. इसके M0 इंडेक्स को हमने 2 दी, M1 इंडेक्स को 4 दी, M2 इंडेक्स को 6 दी. ये बेसिकली अरे हर अरे हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है और ये अरे का नाम है. ये अरे के इंडेक्सेस हैं. इंडेक्सेस मीन उस अरे का वो इंडेक्स जिसके ऊपर ये 2 वैल्यू स्टोर होगी. अरे का 1 इंडेक्स इसके ऊपर 4 स्टोर होगी, अरे के 2 इंडेक्स पे 6 स्टोर होगी, अरे के 3 इंडेक्स पे 8 स्टोर होगी. जब हमने वैल्यू स्टोर कर दी फिर हमने एक फॉर लूप लगाई और 0 से लेकर 7 तक हमने वो वैल्यू इसकी प्रिंट कर दी. जब अरे की किसी भी इंडेक्स के ऊपर आप वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आपने जस्ट क्या लिखना है? अरे स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडेक्स का वैल्यू. इंडेक्स ये जे 0 से लेकर 6 तक जाएगा और हर एक इंडेक्स की वैल्यू आपके पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी. अभी हमने असेंडिंग आर्डर में की है और ये वाली दूसरी लूप जो हमने 6 से लेकर 0 तक इसको हमने जब लगाई फॉर लूप तो वो इसके जितने भी नंबर्स हैं उस स्क्रीन पर रिवर्स आर्डर में प्रिंट कर देगा. इसकी आउटपुट देख लेते हैं. ये हमारे पास अरे है, इसकी आउटपुट असेंडिंग आर्डर में और या डिसेंडिंग आर्डर में. स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है
प्रोग्राम भी है। इसमें हमने एक स्ट्रिंग की अरे डिक्लेयर किया और इसका साइज़ 4 रखा। उसमें मुख्तलिफ व्हीकल्स के मैंने नाम इसमें एंटर कर दिए और यहाँ पे हमने सी आउट किया कार ज़ीरो जब करेंगे तो हमने स्पेसिफिक इंडेक्स को हमने एक्सेस किया। तो ये वोल्वो का इसने ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू थी स्ट्रिंग वो पड़ी हुई डिस्प्ले कर दी। जब कार में 1 करूँगा तो BMW प्रिंट होगा। अगर कार में 2 करता हूँ तो 4, अगर 3 करता हूँ तो मज़दा प्रिंट होगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स इस जो एग्जांपल थी इसको हम फॉर लूप के थ्रू भी सारे वैल्यूज़ इसकी डिस्प्ले कर सकते हैं। मैंने अरे ली, उसका साइज़ और साइज़ के दौरान ही मैंने इसको वैल्यू दे दी और फॉर लूप जब मैंने लगाई तो उसकी सी आउट पे हमने सारी वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट कर दी। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम अरेज को ऐसे भी वैल्यू दे सकते हैं, ऐसे भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं उसके इंडेक्सेस पे। जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हर स्ट्रिंग के साथ उसकी कॉमा सेपरेटेड होगी। अगर इंटीजर है, अगर कैरेक्टर है और स्ट्रिंग है, अगर इंटीजर है तो कॉमा सेपरेटेड नहीं होगी, सिर्फ नंबर होंगे। अगर कैरेक्टर है तो सिंगल कोटेशन होगी, डबल कोटेशन नहीं होगी। इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। और स्टूडेंट उसके बाद जो हमारे पास है, हमने एक स्ट्रिंग ली कार्स की, उसको हम इंडेक्स के लिहाज से वैल्यू, हर इंडेक्स को सेपरेटली हम वैल्यू दे रहे हैं। तो इस पैटर्न को भी हम फॉलो कर सकते हैं और ऊपर वाले को भी ये सेम या एक फॉर लूप के थ्रू इसको हम आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट राइट अ प्रोग्राम इन सी प्रोग्राम टू स्टोर एन नंबर्स इन अरे एंड प्रिंट इट। हमने यूजर से नंबर लेने और अरे में स्टोर करके हमने प्रिंट करने। बेसिकली ये मैंने ऐड की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अरे की, 1 डायमेंशन अरे की। अगर आपके पास 6 एलिमेंट है तो 0 इंडेक्स पे आपके पास 1 एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 इंडेक्स पे सेकंड एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स पे थर्ड एलिमेंट, थर्ड इंडेक्स पे फोर्थ, ऐसे ही अप टू 10 तक, अप टू 5 तक। स्टूडेंट हमने एक अरे डिक्लेयर की यहाँ पे अपने मेन प्रोग्राम में और हमने इनपुट लिया 10 नंबर और उस अरे में 1 by 1 हमने स्टोर कर दिया 1 से लेके 10 तक। और फिर हमने उनको क्या कर दिया, फॉर लूप लगा के उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। तो हमारे पास सिंपली हमने 10 नंबर लिए और उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए। नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है वो है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रीड n नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन एन अरे एंड डिस्प्ले इन रिवर्स ऑर्डर। अब बेसिकली इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, इस प्रोग्राम में हमने अरे का में जितने नंबर इनपुट स्टोर करने वो इनका साइज़ भी लिया, मतलब n मतलब वो इंटर करेगा। अब उसने 4 नंबर एंटर करने तो 4 तक जाएगा, इसमें फॉर लूप 4 तक जाएगी। अगर उसने 10 नंबर एंटर करने तो 10 तक उसका साइज़ इंटर करेगा, तो ये फॉर लूप 10 तक जाएगी और फिर 10 इनपुट्स यूजर से लेगा। और फिर उसके बाद वो स्क्रीन पे ये असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर और ये रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर। अगर इसको हम देखें तो इसकी आउटपुट ये है, ये हमने नंबर की इनपुट किया और ये सेम ऑर्डर में और ये रिवर्स ऑर्डर में उसने इसको वापस डिस्प्ले किया। अब राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एन अरे। आपने एक अरे के अंदर जितने भी नंबर पड़े हुए हैं वो हमने उनके ऑल एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, सम करके डिस्प्ले करना है। तो स्टूडेंट्स जो आपकी अरे होती है बेसिकली वो उसके ऊपर जो इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यू कैसे पड़ी होती है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल एरे ऑफ 0 इंडेक्स है। अगर इसके ऊपर 5 की वैल्यू है तो एरे ऑफ 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है, और जो 2 वैल्यू है एरे ऑफ 1 इंडेक्स के ऊपर, एरे ऑफ 2 इंडेक्स के 1 एरे ऑफ 4 तक इंडेक्स। अगर हम इन वैल्यू को हमें सम करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 4। ऐसे हमारे पास जो ये वैल्यू होगी अपन सम होगी तो हमारे पास फाइनल सम आ जाएगा। ऐसे ही हम एक प्रोग्राम देखते हैं कि हम C+ में हम कैसे करेंगे। हमने अरे ऑफ 10 डिजिट की हमने एक अरे ली, उसके बाद हमने उससे कहा कि आप कितने नंबर ऑफ इनपुट्स स्टोर करना चाहते हो, उसका साइज़ दिया और फॉर लूप को साइज़ तक हमने रन किया और हमने जिससे साथ साथ हम इनपुट भी ले रहे। जब इनपुट आई तो हमने दूसरी एक फॉर लूप लगाई और सम में हमने ए ऑफ आई को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो ऐसे हमारे पास सम में सब वैल्यूज का सम आ जाएगा और लास्ट में सम को प्रिंट कर दिया। स्टूडेंट ऐसे ही है जैसे कि मैंने इनपुट ली 5 नंबर की कि हमने 5 नंबर स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने 5 नंबर उस अरे में एंटर किए और सम ऑफ ऑल नंबर्स मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए।
डिस्प्ले कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है C++ टू डायमेंशनल अरेज। बेसिकली टू डायमेंशनल अरेज कैन बी डिफाइन एज अरे ऑफ अरे। आप अरे ऑफ अरे को भी एज ए डिफाइन कर सकते हैं। कैन आल्सो रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 2D में। और जो आपका ईच एलिमेंट होता है एक अरे में वो रोज एंड कॉलम के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेटिव होता है। मीन आप उसको रोज एंड कॉलम के लिहाज से देखते हैं। सपोज ये आपके पास 4x4 क्रॉस का एक मैट्रिक्स है या टेबल है। इसकी जो फर्स्ट रो है, अरे हमेशा हमारा अरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। इसलिए हमने कहा कि इसका फर्स्ट सेल जो है इसमें अरे का 0 इंडेक्स और 0 कॉलम। फिर जो सब सेकंड कॉलम होगा तो उसका रो 0, सेकंड फर्स्ट कॉलम रो 0, सेकंड कॉलम रो 0, थर्ड मतलब कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स। और ऐसे ही रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स जैसे ही। तो ऐसे ही आप टू सो अरे या 3 पे पहुँचेगा तो ये आपके पास अरे का 4th रो हो जाएगी और 4th कॉलम होगा, लेकिन इंडेक्स अरे ऑफ 3 एंड 3 होगा। इसकी एक शॉर्ट सी एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर ये टेबल फॉर्म अगर हम स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने एक अरे डिक्लेयर की और अरे की टाइप इंट है। टेबल हमने क्या रखा, टेबल का अरे का नाम टेबल रखा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स एक 2 पेयर बनाया हमने। फर्स्ट पेयर में हमने क्या लिखा 3 और सेकंड पेयर में 2। अब ये जो फर्स्ट है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रोज़ को और सेकंड वाला कर रहा है कॉलम को। रोज़ एंड कॉलम्स मीन जो आपकी जो अरे है इसका साइज़ क्या है, 3 रोज़ 2 कॉलम। ये देख सकते हैं आप, इसकी जो आउटपुट आ रही है 3 रोज़ एंड 2 कॉलम। उसके बाद आपने इसको क्या दिया, हमने इसको वैल्यू दी। वैल्यू कैसे देनी है, आपके पास सबसे पहले 2 कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी, एक स्टार्टिंग पे और एंड पे सेमीकोलन के साथ। उसके बाद आपके पास जितनी रोज़ होंगी उतने पेयर बनेंगे। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर। तो आपके पास 3 पेयर पड़ गए। 3 पेयर में कॉलम कितनी आपने वो हिसाब से कॉमा के साथ में वैल्यू दे देनी है और हर पेयर को आपने कॉमा से सेपरेट करना है। और इसके अंदर हर वैल्यू एक पेयर के अंदर हर पेयर को, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, हर पेयर को आपने कॉमा से सेपरेट करना है और हर पेयर का जो वैल्यूज होंगी वही कॉमा से सेपरेट होंगी। ऐसे आपकी ये आपकी फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रही है, ये थर्ड रो को। ये आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, या आपका सेकंड रो का सेकंड कॉलम, या थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ऐसे ही 10, 13, 45 आपके पास प्रिंट हो जाएगा। और आपके पास जब इसको आप स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे तो आपकी जो फर्स्ट फॉर लूप 2 फॉर लूप लगेंगी 2 डायमेंशनल अरेज को प्रिंट करने के लिए। जो फर्स्ट फॉर लूप होती है वो आपकी रोज़ के लिए और सेकंड फॉर लूप आप कॉलम के लिए यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फॉर रो का साइज़ कितना है, 0 से लेके मतलब 3 तक है, तो 0 से लेके 3 लेस देन 3। और कॉलम आपके पास 2 है तो 0 से लेके 2 तक। और जब इसको प्रिंट करेंगे तो एज इट जस्ट हम 1 डायमेंशनल अरे प्रिंट करते हैं इंडेक्सेस के हिसाब से। तो फर्स्ट में आपकी रो की जो वैल्यू आएगी 0, 0, 1, 1 ऐसी जो होगा तो उसके अंदर टेबल की जो वैल्यू होगी वो स्क्रीन पे प्रिंट होती जाएगी। ऐसे आपकी आउटपुट आपके पास डिस्प्ले होगी। अब हमारे पास जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो C++ रेफरेंसेस। हम थोड़ा देखते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। A reference variable is a reference to an existing variable and it is created with an operator. रेफरेंस जब आपके माइंड में आता है तो आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो वर्ड फाइल कहीं से उठाई है, ये डेटा मैंने उठाया, ये किसी जगह से उठाया है, तो वो इसका क्या होगा, रेफरेंस होगा। आप जो है आपसे अगर कहा जाता है कि आप टीचिंग स्टडी कहाँ पे कर रहे हैं तो आप कहेंगे आप फास्ट यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। अब वो फास्ट यूनिवर्सिटी आपका क्या है कि रेफरेंस है जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, आप BS कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहे हैं। ये एज एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। अब ऐसे ही आपके पास एक वेरिएबल है, उसका रेफरेंस क्या है, ठीक है, उसका रेफरेंस क्या है, कहाँ पे है। एक हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की फूड इज इक्वल टू पिज़्ज़ा, फूड वेरिएबल है। अब इस फूड का जो अगर रेफरेंस है वो अगर आप स्टोर करेंगे तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एंड ऑपरेटर, और फूड जब की वैल्यू जब इसको देंगे तो इस मीन रेफरेंस टू फूड। ये जो मील है ये फूड से क्या कर रहा है, रेफरेंस हो रहा है। मीन कि हमने फूड को भी रेफरेंस कर दिया मील के साथ। नाउ वी कैन यूज आइदर वेरिएबल नेम फूड और रेफरेंस नेम मील
टू रेफर टू द फूड वेरिएबल। ऐसे समझे में कि आपके पास एक पिज़्ज़ा था, वो फूड में क्या था, स्टोर था, और उस फूड को आपने आगे रेफरेंस किसको कर दिया, मील को। तो इट्स मीन वो फूड मील को रेफरेंस हो रहा है, और मील में भी फूड वाली वैल्यूज आ गई, फूड में भी पिज़्ज़ा आ गया। तो आप फूड को यूज़ करें या मील को यूज़ करें, आपके पास दोनों में आउटपुट क्या आएगा, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा ही आएगा। इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने एक वेरिएबल या स्ट्रिंग का, उसकी मैंने क्या कर दिया, स्टोर फूड इज इक्वल टू पिज़्ज़ा। और सेकंड में हमने क्या कर दिया, ये एंड ऑपरेटर यूज़ किया। एंड ये यूज़ करता है कि जो फूड का जो रेफरेंस है वो वैल्यू मील में आ गई, वो रेफरेंस को एज आ रेफरेंस उसको यूज़ कर रहा है। जब आप मीन्स के आप मीन को भी चेंज करोगे तो फूड में भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, और जब सी आउट करोगे तो आपके पास दोनों में मील एंड पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा ही डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। इट्स मीन मील के में भी फूड की वैल्यू आ गई। उसके बाद आता है मेमोरी एड्रेस। बेसिकली मेमोरी एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है जो आपके वेरिएबल का एड्रेस होता है। आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको, या आपने स्ट्रिंग फूड लिखा है तो उसको प्रोग्रामिंग में एक एड्रेस मिला है, जिस लोकेशन पे वो इस फूड वाले वेरिएबल में ये पिज़्ज़ा स्टोर करेगा। ठीक है, तो आपका बेसिकली जो एंड ऑपरेटर होता है वो आपका एड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए भी शो होता है। अब ये हमारे पास एक एड्रेस आया है, हेक्स में कोड है इसका। तो ये बेसिकली जो पिज़्ज़ा का जो वेरिएबल है, इसको जो मेमोरी में एड्रेस मिला है, वो एंड ऑपरेटर के साथ जब आप सी आउट में करेंगे तो वो आपका आपके जो हेक्साडेसिमल जो कोड है आपका, वो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली जो आपका एंड ऑपरेटर है वो आपका मेमोरी एड्रेस को भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली जो सी प्लस लैंग्वेज है, इसका दूसरी लैंग्वेज के साथ जो है, इसी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पॉइंटर मेमोरी एड्रेस, उसी रेफरेंस की वजह से प्रेफरेंस है इनको, इसको पाइथन पे और जावा पे इसलिए प्रेफरेंस है क्योंकि ये डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकती है। देखिए, हमने एक वेरिएबल का डायरेक्ट मेमोरी में उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी में उसने जो लोकेशन दिया, वो हमने उसका एड्रेस हमने निकाल लिया कि इस एड्रेस पे ये पिज़्ज़ा पड़ा हुआ हमारी मेमोरी में। उसके बाद स्टूडेंट्स सी प्लस पॉइंटर आ गए। ये जो मैंने लास्ट में जो ये टॉपिक पढ़ा ना, ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये मेमोरी एड्रेस और रेफरेंस एक ही हैं, मिलते जुलते टॉपिक हैं। रेफरेंस में हम क्या करते हैं, उस फूड को उस दूसरे वेरिएबल के साथ रेफरेंस का एक का रेफरेंस दूसरे को दे देते हैं, मीन दोनों का एक ही रेफरेंस हो जाता है। और सेकंड, वो जो ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, वो एज आ आपका जो मेमोरी का एड्रेस है वो भी डिस्प्ले करने के लिए, लेने के लिए यूज़ होता है। C++ pointer. Pointer are powerful features of C++ that differentiate it from other programming languages like Java and Python. जो pointers हैं ना, वो C++ का ऐसा powerful features है जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा है, पाइथन है, सी इनसे इसको ये ना डिफ्रेंशिएट करता है। पॉइंटर आर यूज इन C++ प्रोग्राम टू एक्सेस द मेमोरी एंड मैनिपुलेट द एड्रेसेस। पॉइंटर बेसिकली आपकी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए यूज़ होते हैं। आप डायरेक्टली जो आपकी जो मेमोरी होती है, रैम या कैश, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और उसमें जो एड्रेस है उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। या एक वेरिएबल है तो उसका एक पॉइंटर होगा PTR। इसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। पॉइंटर इन C++। नॉर्मल वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर वैल्यू। जो आपका नॉर्मल वेरिएबल होता है ना, वो क्या करता है, अगर आपके पास इंटीजर है तो आपकी वैल्यू स्टोर करेगा। अगर आपका स्ट्रिंग अपने नेम के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किया तो आपकी स्ट्रिंग स्टोर करेगा, आपका नेम स्टोर करेगा। लेकिन पॉइंटर क्या स्टोर करता है, पॉइंटर वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर एड्रेस रेफरेंस ऑफ अनदर वेरिएबल। वो बेसिकली एक वेरिएबल का रेफरेंस स्टोर करता है अनदर वेरिएबल्स का। पॉइंटर आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेस। पॉइंटर बेसिकली होते हैं वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेस होते हैं। वी कैन हैव अ पॉइंटर टू एनी वेरिएबल टाइप। आप किसी भी वेरिएबल टाइप को पॉइंटर रख सकते हैं। यह आपका नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन जो पॉइंटर होता है वो किसी और वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी, होगा वो पॉइंटर, लेकिन वो किसी और को पॉइंट कर रहा होगा। You have learned the previous topic that we can get memory address of value by using AND operator। हमने रिसेंटली देखा कि हम जो AND ऑपरेटर है उससे आप मेमोरी एड्रेस ले सकते हैं।
हमने कहा कि हर जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसको एक मेमोरी एड्रेस मिलता है और वो मेमोरी एड्रेस उसकी लोकेशन होती है मेमोरी में। अब वो मेमोरी एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है? बेसिकली वही मेमोरी एड्रेस एक पॉइंटर में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, वेरिएबल है, क्या है, ए फूड वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। आपके पास एक फूड का वेरिएबल, इसमें क्या स्टोर होगा? स्ट्रिंग फूड स्टोर होगा। आपने इसको सी आउट किया, आउट के बाद आउटपुट क्या है? पिज़्ज़ा। अब आपने इस फूड को देखा कि इस फूड का एड्रेस क्या है मेमोरी में, तो ये एड्रेस क्या आया? एड्रेस क्या आया? 0x6DEF, ये आपका एड्रेस है रन टाइम पे, आपका एड्रेस मेमोरी आपका। आप में अगर ये काम करेंगे तो हो सकता है आपको एड्रेस की लोकेशन कोई और मिले, ठीक है ना, ये एड्रेस की लोकेशन वेरी कर सकती है। लेकिन ये एड्रेस किस में स्टोर होगा? ये एड्रेस बेसिकली एक पॉइंटर होगा जिसके अंदर इस फूड का एड्रेस स्टोर होगा। फूड एक वेरिएबल है, ठीक है, और वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है? पिज़्ज़ा। अब ये जो वेरिएबल है इसकी लोकेशन क्या है? ये बेसिकली ये, और ये लोकेशन किस में सेव है? एक पॉइंटर में। ये वही प्रोग्राम रिपीट हो रहा है। A pointer is is a variable that store the memory address as its value। जैसे उसकी वैल्यू है ऐसे पॉइंटर जो है वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। जैसे एक वेरिएबल जो है वो वैल्यू स्टोर करता है, ऐसे पॉइंटर वो है उस वेरिएबल की मेमोरी स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट टू अ डेटा टाइप लाइक इंट एंड स्ट्रिंग। पॉइंटर जो है बेसिकली एक डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है, इंटीजर को या स्ट्रिंग को, ऑफ सेम टाइप, एंड इट इज़ क्रिएटेड विद स्टैटिक ऑपरेटर। पॉइंटर जो क्रिएट होता है वो स्टैटिक ऑपरेटर से क्रिएट होता है। द एड्रेस ऑफ वेरिएबल यू आर वर्किंग विद इज असाइन टू द पॉइंटर। जिस वेरिएबल के साथ आप वर्किंग कर रहे हैं वो बेसिकली पॉइंटर को असाइन होता है। इसकी हम शॉर्ट सी एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, ये आपके पास स्ट्रिंग थी फूड पिज़्ज़ा, ए फूड वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। आपने एक टाइप स्ट्रिंग का एक फूड वेरिएबल लिया और आपने क्या किया, एक और स्ट्रिंग ptr। स्ट्रिंग के बाद जब स्टैटिक और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इसमें आप पॉइंटर जो डिक्लेयर कर रहे हैं, इज इक्वल टू एंड ऑफ फूड। एंड ऑपरेटर फूड से क्या बना दे? एंड ऑपरेटर फूड बेसिकली इस पॉइंटर को क्या कर देगा, इस पिज़्ज़ा का एड्रेस जो फिजिकल एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, वो इस पॉइंटर में असाइन कर देगा। तो इसका क्या है, पॉइंटर वेरिएबल विद नेम ptr दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ फूड। बेसिकली एड्रेस ऑफ फूड इसमें स्टोर हो जाएगा और उसको जब हम प्रिंट करेंगे तो आपके पास फूड में तो पिज़्ज़ा प्रिंट होगा, और पॉइंटर जब हम प्रिंट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है। होप सो कि ये आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी होगी। हमने क्या किया, हमने फूड प्रिंट किया तो पिज़्ज़ा प्रिंट होगा, एंड फूड करेंगे तो इसका मेमोरी एड्रेस होगा, और ये आपका आउटपुट मेमोरी एड्रेस ऑफ फूड विद पॉइंटर। पॉइंटर करेंगे तो पॉइंटर भी एज इट इज़ वही प्रिंट होगा। ये बेसिकली मैंने दो आउटपुट्स आई हैं, जब चेक करेंगे तो तीन आउटपुट्स आ रही। और उसके बाद थोड़ा सा ये आप थ्योरी देख लें। पॉइंटर को टिप्स जो हैं वो आप ये प्रेफर की जाती है स्ट्रिंग के साथ विदाउट स्पेसेस आप पॉइंटर करें और उसके बाद उसकी स्पेस देके पॉइंटर का नेम लिखें। और ये भी टेक्निक्स हैं आपके स्ट्रिंग के पास स्पेस देके, और स्टैटिक का जो सैम्पल है आप उसके पॉइंटर के नेम के साथ लिखें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफर्स जो है वो पॉइंटर के लिए है, ठीक है। हो सके पॉइंटर का थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, पॉइंटर क्या करता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन C++। There are two ways to pass value or data to functions in C or C++ language: call by value and call by reference. Original value is not modified in call by value but is modified in call by reference. Basically ये कहना ये चाह रहा है, जो कॉल बाय वैल्यू होती है, जब आप वेरिएबल को एज अ कॉल बाय वैल्यू पास करते हैं तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाती है, पास हो जाती है, मॉडिफाइड नहीं होती। जब उसको कॉल बाय रेफरेंस पास करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है। ये इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ओरिजिनल वैल्यू है और वो मॉडिफाइड होगी, कॉल बाय वैल्यू में नहीं होगी, क्यों, वो उसकी कॉपी जाती है। जो आपका कॉल बाय रेफरेंस होता है उसमें वो मॉडिफाइड नहीं होती। अब हम थोड़ा सा लॉजिकल देखते हैं कि ये क्यों होता है।
लेट अंडरस्टैंड बाय कॉल वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज 1 by 1. कॉल बाय वैल्यू इन सी प्लस प्लस. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है, उसके हमने लाइन 3 में प्रोटोटाइप लिख दिया चेंज का. ये चेंज का एक फंक्शन है और ये इसकी इनपुट क्या लेता है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इंटीजर एक इनपुट लेता है. चेंज वाली फंक्शन में हम देखें जो डेटा इसको आ रहा है उसकी जस्ट वैल्यू चेंज कर रहा है, ये 5 कर रहा है. और मेन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इन डेटा इज इक्वल टू 3 और चेंज वाले फंक्शन में हमने डेटा क्या कर दिया, पास कर दिया. जब चेंज वाले फंक्शन में हमने डेटा पास किया है तो ये फंक्शन यहाँ पे कंट्रोलर यहाँ पे आएगा और चेंज डेटा की वैल्यू क्या कर देगा 5. लेकिन जब इसको हम स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट तो 3 ही प्रिंट होती है, 5 तो होती ही नहीं. तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि इन जो वेरिएबल है आपका, ये जब हमने फंक्शन को पास किया तो ये कॉल बाय वैल्यू पास हुआ. ये जो नॉर्मल पासिंग करते हैं वो कॉल बाय वैल्यू होती है. और कॉल बाय वैल्यू मीन्स ये आपका इन डेटा इज इक्वल टू 3 है, इसकी होल कॉपी बनती है, इसकी एग्जैक्ट कॉपी मेमोरी में उसका एड्रेस होता है, वो उसको पास होता है. ओरिजिनल आपका वेरिएबल पास नहीं होता, वेरिएबल की क्या पास होती है, कॉपी. और ये फंक्शन जो है उसकी कॉपी में चेंज करता है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं करता. तो इसलिए जब हम इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू ही होती है, वो उसकी कॉपी वैल्यू फंक्शन के अंदर ही चेंज होकर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है. जब फंक्शन को पास करेंगे, फंक्शन जब टर्मिनेट होगा तो उसके अंदर जितनी वेरिएबल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो इट्स मीन ये जो है, ये जो पासिंग है ये कॉल बाय वैल्यू है. बेसिकली आपके जितने भी फंक्शंस कॉलिंग होती हैं आपकी नॉर्मल रूटीन में, आपके डेवलपमेंट में, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी लैंग्वेज में डेवलपमेंट कर रहे हो तो मोस्टली कॉल बाय वैल्यू होती हैं. कॉल बाय वैल्यू इसलिए होती हैं क्योंकि आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपने किसी भी फंक्शन को कॉल करनी है तो आपने डेटा उसको कॉल बाय वैल्यू से पास करना है. कॉल बाय रेफरेंस इसलिए नहीं करते क्योंकि जब वो अगर फंक्शन अगर कहीं ना वो उस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर दे तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू भी डिस्ट्रॉय हो सकती है. इसकी एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेके दूँ. आप सब स्टूडेंट से मैंने आपको ईमेल की है, ठीक है, और ईमेल का मैंने फॉर एक फंक्शन है सेंड ईमेल, और ईमेल में मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, कंटेंट भेज दिया, कोई फाइल भी भेज दी, ओके. और वो ईमेल आप सब स्टूडेंट को रिसीव हुई, आप सब स्टूडेंट ने रिसीव की. उसमें से कुछ स्टूडेंट अगर वो ईमेल डिलीट करते हैं, कुछ स्टूडेंट आगे इसको शेयर करते हैं या अगर फॉरवर्ड करते हैं तो मेरी ओरिजिनल ईमेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मेरी जो ईमेल है मेरी सेंड बॉक्स में पड़ी होगी. अगर आप में से 10 स्टूडेंट जो मेरी ईमेल उन्होंने रिसीव किया उसे डिलीट भी कर देते हैं तो मेरी ओरिजिनल ईमेल पे अफेक्ट नहीं होगा. क्यों, मैंने उनकी पूरी कॉपी आपको भेजी है, ओरिजिनल ईमेल मेरी मेल बॉक्स में पड़ी हुई है. तो इट्स मीन एक एग्जांपल दी थी आपको समझाने के लिए. दिस वाज आवर कॉल बाय वैल्यू एग्जांपल एंड द नेक्स्ट कॉल बाय रेफरेंस. स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फंक्शन है स्वेप का और ये हमने मेन से पहले ही इसको डिक्लेयर इंस्टॉल कर दिया तो इसलिए हमने इसकी प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये इंट स्टैटिक एक्स इन स्टैटिक वाई, इसका क्या मतलब है, एक पॉइंटर है जिसकी टाइप इंटीजर है और एक्स, और ऐसे ही एक पॉइंटर है मीन के ये एक्स कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर होगा. ये एक दूसरे वेरिएबल वाई होगा जिसके उसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर होगा. पॉइंटर बेसिकली आके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है इन द सिंपल वे. और ये जो 3 लाइंस हैं ये हमेशा 2 वेरिएबल्स को स्वेप करने के लिए यूज़ होती हैं. आपने एक वेरिएबल स्वेप इंट कर लिया, एक्स पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो आपने स्वेप को पास की, ठीक है. और ऐसे ही वाई पॉइंटर की जो आपने रेफरेंस था वो आपने एक्स को पास किया और स्वेप में जो आपने एक्स की रखी थी वो वाई को पास कर दी. ऐसे क्या होगा, ऐसे जो है आप ये एग्जैक्ट इनकी एक्स की लोकेशन और वाई की लोकेशन के ऊपर आप एक दूसरे का रेफरेंस जो है स्वेप कर रहे, वैल्यू स्वेप कर रहे, तो आप उनकी उसके ऊपर स्वेप कर रहे. तो फाइनली क्या होगा, फाइनली आपकी वैल्यू ओरिजिनल लोकेशन पे स्वेप हो जाएंगी. अब हम आते हैं थोड़ा मेन में, हम चेक करते हैं. हमने इंट एक्स इज इक्वल टू 500, वाई इज इक्वल टू 100. स्वेप में हमने क्या किया, हमने बेसिकली स्वेप में एक्स के साथ एंड ऑपरेटर भी यूज़ करिए. एंड ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की उसकी मेमोरी लोकेशन देता है. तो हमने बेसिकली एंड की वैल्यू यहाँ पे पास नहीं की, एंड का हमने क्या किया, उसका एड्रेस पास कर दिया. ऐसे ही हमने वाई में उसकी वैल्यू पास नहीं की, इस फंक्शन को वाई में उसका क्या कर दिया, एड्रेस पास कर दिया.
तो ये हमने बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस की है। कॉल बाय रेफरेंस मीन हमने जो वैल्यूज़ की रेफरेंस पासिंग की, हमने वैल्यू पास नहीं की। तो अब जब फंक्शन में स्वेप होगा तो x की वैल्यू y में स्वेप हो जाएगी, y वैल्यू x में जाएगी। तो अब स्क्रीन पे जब डिस्प्ले करेंगे तो x क्या था 100 था, 500 था, लेकिन स्क्रीन पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं 100। y क्या था 100 था, स्क्रीन पे इसकी वैल्यू 500। ये दोनों वैल्यू स्वेप होगी। तो बेसिकली ये स्वेप का फंक्शन था और इसको हमने x और y की रेफरेंस दिया, तो उसने इसको स्वेपिंग की, तो उसकी बेसिकली ओरिजिनल लोकेशन पे स्वेप होगी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है C++ स्ट्रिंग concatenation. Basically, string concatenation में the plus operators can be used between string to add them together to make a new string. This is called string concatenation. Okay. उसके लिए आपको हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग के बेसिकली हमने ये फंक्शंस देखने हैं, तो उसके लिए आपके पास एक लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। ये आपको हमने हर प्रोग्राम में ऐड करनी होगी अगर हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये आपके फर्स्ट नेम सेकंड नेम, आप इनके दरमियान जब प्लस का साइन सिंबल कर देंगे तो ये स्ट्रिंग कनकैटिनेट होगी। लास्ट नेम फर्स्ट नेम के साथ किया जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, एक न्यू स्ट्रिंग बन जाएगी। तो आप इसको सी और डिस्प्ले कर सकते हैं। इन एग्जांपल हम इसके साथ हम डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास फर्स्ट नेम था और लास्ट नेम था, दोनों एक स्ट्रिंग थी। फर्स्ट नेम को हमने प्लस और डबल कोटेशन के साथ प्लस करके हमने लास्ट नेम की दी। बेसिकली ये डबल कोटेशन एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले रिप्रेजेंट करता है और इसको हमने एक स्पेस के साथ जब हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान एंटर किया तो हमारे पास एक स्पेस, ये एक स्ट्रिंग ऐड हुई है। और एक स्पेस का हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन कैरेक्टर को भी यहाँ पे कर सकते हैं स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन के लिए। और उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रिंग को कंबाइन करने का, कॉन्कैटिनेट करने का एक मेथड है अपेंड। अपेंड बेसिकली ये करता है, ये आपका अपेंड मेथड इस स्ट्रिंग में डिफाइन है और आप फर्स्ट नेम लिखते हैं उसके साथ डॉट अपेंड का फंक्शन कॉल करते हैं। अपेंडिक्स में अपेंड में जो आपने दूसरी स्ट्रिंग उसके साथ कंबाइन करनी होती है वो आप इसके साथ क्या करते हैं, अटैच कर लेते हैं। तो उसमें पास ये दोनों हमारे पास आउटपुट आ जाती है। तो बेसिकली इस जब आप अपेंड करेंगे तो स्ट्रिंग आपस में कंबाइन हो जाएंगी। तो आपको फिर स्पेस का ख्याल जो है ना अपने स्ट्रिंग में यहाँ पे पहले रखना पड़ेगा, तब वो जाके इसमें यहाँ पे स्पेस आएगा। अदरवाइज़ ये बिल्कुल कंबाइन एक साथ ही जुड़ी हुई आउटपुट में डिस्प्ले होंगी। It is up to you whether you want to use plus operator or append. Basically plus और append operator दोनों सेम पर्पस के लिए यूज होते हैं। The main difference between two that is the append function is much faster. जो append आपका फंक्शन है much faster है। However for testing and such it might be easier to use plus. आपने जस्ट टेस्टिंग करनी है कुछ वैसे ही आपने कुछ किसी को समझाना है तो उसके लिए आप प्लस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। C++ नंबर एंड स्ट्रिंग, एडिंग नंबर एंड स्ट्रिंग। बेसिकली हमारे पास होता है क्या है, जब हम हमारे इंटीजर वैल्यू होती है उनको हम प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आउटपुट में उनकी सम होकर 30 आ जाएगा। लेकिन यही काम हम जब स्ट्रिंग में करते हैं तो ये प्लस नहीं होती, ये कनकैटिनेट होती हैं, आपस में कंबाइन हो जाती हैं। ये आपका स्ट्रिंग एक्स है, ये वाई है, तो आप इसको एक्स प्लस वाई करोगे तो इस प्लस का मतलब क्या है, ये कनकैटिनेट होगी। स्ट्रिंग में ये प्लस नहीं होगी, कनकैटिनेट होंगी। 10 0 2 0 ये आपके पास कनकैटिनेट होकर आपस रिजल्ट स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाएगा। अब आ जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्ट्रिंग की लेंथ। यू माइट सी द C+ प्रोग्राम डेट यूज साइज फंक्शन टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन है, लेंथ का और साइज़ का। ये दोनों आपकी स्ट्रिंग की लेंथ बताते हैं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो ये हमने एक रैंडम स्ट्रिंग ली और हमने सी आउट किया टेक्स्ट डॉट लेंथ। टेक्स्ट डॉट लेंथ और टेक्स्ट डॉट साइज़, ये फंक्शन जब आप कॉल करेंगे तो आपको ये हमेशा ही आपको उसका लेंथ बताएगा कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। स्ट्रिंग में लेंथ से बड़ा स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, इसमें 26 कैरेक्टर हैं स्ट्रिंग में। इसको हमने साइज के थ्रू करें या लेंथ के फार्मूले या फंक्शन के थ्रू करें तो दोनों में आउटपुट सेम आएगी। C++ एक्सेस स्ट्रिंग। C++ एक्सेस स्ट्रिंग बेसिकली क्या करती है कि हमने स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, हमारी स्ट्रिंग हेलो, और मैंने ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये आपके पास एक अरे होती है।
अरे का 0 इंडेक्स, अरे का 1 इंडेक्स, अरे का 2 इंडेक्स, 3 एंड 4 इंडेक्स, ऐसे ही। तो माई स्ट्रिंग को जब आप इंडेक्स 0 के हिसाब से एक्सेस करोगे तो आपको आउटपुट बस एच आएगी। अगर माई इंडेक्स का जी यहाँ पे 1 रखूँ तो यहाँ पे ई डिस्प्ले होगा, अगर 2 रखूँ तो ये एल डिस्प्ले होगा, 4 रखूँ तो ओ डिस्प्ले होगा। तो ऐसे ही आप इंडेक्स को स्ट्रिंग को एज ए इंडेक्स भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप स्ट्रिंग की इंडेक्स के ऊपर वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग थी माई स्ट्रिंग इज हेलो, और स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया जे। तो आपने जब स्ट्रिंग को डिस्प्ले किया तो आपके पास जेलो प्रिंट हुआ। इट्स मीन आप स्ट्रिंग को ऐसे एक्सेस भी कर सकते हैं और उनकी वैल्यू भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ऐसे। The last one and the most important is C++ number input strings and omitting namespace। अब जब हमने नॉर्मली हमने क्या देखा था, हम सी इन यूज़ करते थे यूज़र से इनपुट लेने के लिए, लेकिन जब भी कहीं भी आप अपना फुल नेम एंटर करना चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जब आप स्पेस एंटर करते हैं तो जो आपका सीन होता है वो स्पेस वाली वैल्यू एंटर, स्पेस के बाद वाली वैल्यू को काउंट नहीं करता, उसको उसमें इंक्लूड नहीं करता। तो उसके लिए आपके पास गेट लाइन का एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी में डिफाइंड है, गेट लाइन, और उसके अंदर सी एन और जिस वेरिएबल में आप उस वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं उस वैल्यू का नाम। तो आप इसमें जितनी भी लंबी स्ट्रिंग लिखेंगे, चाहे स्पेस के साथ, स्पेशल कैरेक्टर के साथ, कोई भी, तो वो आपकी स्ट्रिंग को वो एज इट इज उस सारी स्ट्रिंग को लेगा और उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये गेट लाइन का एक फंक्शन है। और जब आप स्पेस के साथ, अगर आपके पास यहाँ पे हमारा सी एन होता तो जस्ट इंजीनियर डॉट तक ही एक्सेप्ट करता, उसके बाद स्ट्रिंग को इग्नोर कर देता, अगर हम जस्ट सी एन के थ्रू हम इनपुट लेते। यहाँ पे हमने एक और मेथड यूज़ किया गेट लाइन, और उसके अंदर हमने सी एन और इस कॉमा फंक्शन करने, ये इसका प्रॉपर इसकी पैटर्न है। तो इसको फॉलो करेंगे तो ऐसे आपके पास आप फुल नेम भी ले सकते हैं। उसके बाद ओमिटिंग नेम स्पेस, अगर आप यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ नहीं करते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर लाइन के साथ ऑलमोस्ट सी स्ट्रिंग के साथ सी आउट के स्ट्रिंग के साथ std डबल कॉलन लगाना पड़ेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लगाते तो फिर आपको हर लाइन के साथ std लिखना पड़ेगा, और ऐसे ही वो आपका कोड होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर फाइनल प्रोग्राम।